दोस्तों स्वागत है आपका टेकमैन के एक नई वीडियो में। यदि आपको इंडिया में डिसेंट गेमिंग करनी है अपने पीसी पे तो आपको लेना पड़ेगा एक गेम पैड। ये गेम पैड आपको यदि एंट्री लेवल के लेना है जो कि फीचर से कंप्रोमाइज़ ना करते हो, बढ़िया आपको डिसेंट गेमिंग करा दें, सो ऐसे में आपको 800 रुपये से लेके 1600 रुपये के बीच में देखने मिलेंगे ये गेम पैड। इसमें आपको 3 गेम पैड देखने मिलेंगे जो कि डिसेंट है। पहला कॉस्मिक बाइट नेबुला, दूसरा रेडगियर प्रो और तीसरा क्लॉ शूट। ये तीनों ही मॉडल्स जो मैंने आपके बताए, आपको इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों ही मोड्स देखने मिल जाएंगे डिफरेंट प्राइस रेंजेस पे, और ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मैंने ये जो बताया इस वीडियो में हम इंडेक्स रिव्यू करेंगे इस क्लॉ शूट वायरलेस का, जो कि वायरलेस मोड में चला रहा हूँ इसका। यदि आपको इसका वायर्ड मोड भी लेना है तो आप ले सकते हैं, और ये वाला रिव्यू उस पर भी पूरी तरीके से फिट होगा। एक्चुअली ये जो वायरलेस होता है इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर करना पड़ती हैं, सो वायर्ड वाले का रिव्यू तो इसमें इजीली कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसी के साथ इसकी बिल्ड किस तरीके का है, कैसे इसके लुक्स एंड फीचर्स हैं, क्या इसके प्रोज हैं, इसी के साथ मार्केट में जो इसके कंपेटिटर्स हैं कॉस्मिक बाइट नेबुला, रेडगियर प्रो, उनसे इसका लास्ट में कंपेयर भी करेंगे। सो आपको एक कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है। इसमें करीब 5 महीनों से चला रहा हूँ, सो ये थोड़ा मेरा डिटेल रिव्यू रहेगा। सो यदि आपको डिसेंट गेम पैड लेना है ये वीडियो आपके बहुत ही काम का रहने वाला है, और यदि आपको इसका वायर्ड वाला भी लेना है मॉडल, उसके लिए भी रिव्यू फिट रहने वाला है। आगे हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलो भाई इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग फटाफट। अमेज़ॉन की जो सिग्नेचर वाइट कलर की पॉलीथिन होती है उसमें लगा आता है ये, और बबल रैप वाली ये पॉलीथिन है। इसमें सीधे क्लॉ की तरफ से आने वाला ये डब्बा घुसा दिया गया है। एक्स्ट्रा कोई पैडिंग या एक्स्ट्रा कोई डब्बे में इसको नहीं रखा गया। यदि आपको इसका ओवरव्यू और अच्छे से देखना हो तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। सिंपली एक ट्रांसपेरेंट टेप से बंद है, रेजर से काट के मैंने इसे खोल लिया है। अंदर एक सेपरेट छोटी पॉलीथिन में देखने मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल जिसकी हाइट करीब 1 मीटर है, और यूएसबी डोंगल जो कि वायरलेस से हम यूज़ करेंगे उसके काम आएगा। आप इसे इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि आपने जो इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है उसमें लगा दिया अपनी केबल और दूसरी तरफ इसे पीसी में लगा लिया, तो आप इसे वायर्ड की तरह यूज़ कर पाएँ। जैसा वायर्ड वाले गेम पैड आते हैं वैसा आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको इसको हमेशा ही वायरलेस मोड में यूज़ करना पड़ेगा डोंगल के साथ। अब देखने मिलती है हमें इसमें A4 पेपर में प्रिंट की गई सिंपल एक मैनुअल। इसको आप यदि और अच्छे से देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। सारी डिटेल्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज में कवर की गई हैं। ये क्लॉ मुंबई में फाउंडेड एक कंपनी है, सो यदि आपको इंडियन कंपनी सपोर्ट करना हो तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे ये रिमोट है तो मेड इन चाइना, बट प्योर चाइनीज़ कंपनी से तो ज़्यादा ही इंडियन है। सो अल्टीमेटली हम इसे रिमोट को खोल के देखते हैं जो कि एक बबल रैप में प्रिंट होकर आया था। आप इसका ओवरऑल शेप एंड साइज़ देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में मेरे हो रहा है। पीछे इसमें क्लॉ का स्टिकर देखने मिलता है जिसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कोई डिटेल नहीं है। फ्रंट में हम माइक्रो यूएसबी पोर्ट हमें देखने मिल रहा है किस तरीके की उसकी पोजीशनिंग है एकदम सेंटर में, और हमें ऊपर बीच में सेंटर में देखने मिल रहा है क्लॉ। ये जो चारों एलईडी अभी आपको ग्लो करती दिख रही हैं ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि इसकी बैटरी अभी डाउन नहीं है। मैंने देखा था बाद में, ये अभी सर्च कर रहा है अपने डोंगल को। यदि पीसी में डोंगल लगा रहता तो तुरंत ये उससे पेयर हो जाता और इसकी एक लाइट चालू हो जाती, एक्स इनपुट मोड में ये चालू हो जाता। चूँकि डोंगल में अभी पावर नहीं आ रही, कहीं भी प्लग इन नहीं है, इसलिए इसे सर्च ही कर रहा है। यदि सिस्टम में किसी भी लगा होता तो ये 2 सेकंड के अंदर पेयर हो जाता है। विदिन 2 सेकंड ये पेयर हो ही जाता है। सो इस तरीके से लास्ट में सजा देता हूँ मैं सारे सामान जो इसमें आपको देखने मिलते हैं, और इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों अनबॉक्सिंग में हमने देखा इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से फिट होके आती हैं। अब हम देखते हैं ये इस सेगमेंट में कि आपके हाथों में किस तरीके से फील होगा, इसका बिल्ड किस तरीके का है, कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसका लुक्स किस तरीके का है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ द बेड, यदि आप इसका लुक देखेंगे तो Xbox One के कंट्रोलर से पूरी तरह कॉपी किया गया है। ये चीज़ आपको प्लस में इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि Xbox One के कंट्रोलर की डिज़ाइन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है उसका एडवांटेज आपको इसकी डिज़ाइन में देखने मिल जाता है, जबकि इसके कंपेटिटर रेडगियर प्रो और कॉस्मिक बाइट नेबुला की डिज़ाइन उन कंपनीज ने खुद ही डेवलप की है, और आपको इसमें देखने मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट के डिज़ाइन का एडवांटेज। तो आपको ये एक एडवांटेज देखने मिलता है। दूसरी चीज़ डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में ही इम्प्रूव की गई इसमें, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का यदि आप रिमोट देखेंगे तो वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक उसमें तो काफ़ी हाई क्वालिटी का यूज़ किया गया है, बट प्लास्टिक के साथ होता क्या है, कुछ लोगों को जब लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करते हैं तो हाथों और प्लास्टिक के बीच में जब स्वेट आता है तो वो अनकंफर्टेबल लगने लगता है। किसी किसी क्लाइमेट में, यदि ठंडी जगह आप रहते हैं तो स्वेट तो कोई इशू है ही नहीं, बट किसी किसी लोगों को किसी किसी जगह ये इशू होता है। इसमें हमें देखने मिलती है उस इशू को काउंटर करने के लिए रबर की ग्रिप, जो कि ना सिर्फ इसके लुक को इम्प्रूव करती है बट इनडेफिनेटली
यदि आप लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करते हो और आपको स्वेट का इरिटेशन होता है, सो इस रबर की ग्रिप के साथ बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा वो। सो लुक्स भी इंप्रूव होते हैं और आपको स्वेट में भी लॉन्ग आवर्स में गेमिंग तक करने पे इशू देखने नहीं मिलता। तीसरी चीज़, इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है किसी भी तरीके से चीप फील नहीं होता। कुछ प्लास्टिक लो क्वालिटी के लगते हैं, कुछ तो इवन इतने बेकार लगते हैं जैसे रिसाइकल्ड प्लास्टिक हो, वैसा इस प्लास्टिक को होल्ड करने में बिल्कुल नहीं लगता। उसी के साथ जो मोल्डिंग की जाती है प्लास्टिक की, जो ढलाई की जाती है, इसमें मोल्डिंग की किसी प्रोडक्ट्स में लाइन देखने मिलती हैं जो कि पकड़ने में शार्प भी लगती है और फिनिशिंग भी उसकी उतनी अच्छी नहीं होती। सो इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी मोल्डिंग भी बहुत अच्छी है प्लास्टिक की क्वालिटी के साथ। सो इस तरीके की इसकी फील आती है। आपको यदि लुक्स और देखने हैं, जज करने हैं, तो मैं इसके और स्क्रीनशॉट, इसके और फोटोज में डाल देता हूं, आप इसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं इसका कैसा लुक है, वीडियो को पॉज करके। उसी के साथ जो मैंने डिज़ाइन की बात की, इसमें माइक्रोसॉफ्ट की इसको डिज़ाइन का एडवांटेज मिलता है। तो उसका फ़ायदा ये है कि एक बार जब मैं इसे अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ तो इसकी जो पोजीशन है मेरे हाथ की, मुझे कभी चेंज नहीं करना पड़ती किसी भी बटन को रीच करने में। जबकि मेरे हाथ कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, मेरी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच है, तो मेरे हाथ जो है उसी हाइट के हिसाब से जो डिपेक्ट होते हैं उसमें मुझे किसी भी तरीके से ऐसा इशू नहीं होता कि इस बटन को रीच करने के लिए मेरे को अपने हाथ की पोजीशन बदलना पड़े। सो बहुत ही कंफर्टेबल, इजीली हाथ में फिट हो जाने वाला, और सभी बटन की पोजीशनिंग ऐसी है कि इजीली रीच हो जाती है। उसी के साथ सारी बटन्स को दबाने में जो टैक्टाइल फील आती है वो भी काफ़ी प्रीमियम टाइप की है, और बटन्स को दबाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ नहीं होती। और बीच में ये जो हम देख रहे हैं जॉयस्टिक, इसके बीच में जो बटन्स दी जाती हैं सारे ही डिसेंट गेम पैड्स में थोड़ी हार्ड टू प्रेस रखी जाती हैं, क्योंकि जब लोग इससे अग्रेसिव गेमिंग करते हैं तब ये डर रहता है कि वो प्रेस ना हो जाए, इसलिए इसे जानबूझकर थोड़ा टाइट रखा जाता है। सो इसमें जो टाइटनेस दी गई है डेलिबरेटली वो बहुत अच्छी दी गई है। इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको थोड़ी आउट ऑफ वर्ल्ड लगे, हार्ड टू प्रेस बहुत लगे, लेकिन एक्सीडेंटल प्रेस नहीं होती, ये वाला फीचर इसमें ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स एंड प्रोस की। सबसे पहला फीचर जो कि ना सिर्फ इस गेम पैड में, जबकि जो मैं इन दो अलग गेम पैड की बात कर रहा हूँ, कॉस्मिक गाइड नेबुला और रेड गियर प्रो, इन तीनों में ही आपको देखने मिलेगा, वो है एक डिसेंट गेम पैड को लेने का फ़ायदा। वो पहली बात ये कि ये तीनों ही गेम पैड में एक्स इनपुट पूरी तरीके से सपोर्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि पीसी के गेम्स होते हैं, किसी किसी में गेम पैड चलता नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और एम्यूलेट करना पड़ता है अलग अलग सॉफ्टवेयर लगा के कि इस गेम में ये गेम पैड चल जाए, उस गेम में वो गेम पैड चल जाए। इसको कई गेम में ये नहीं चलता था, सेटिंग कर करके मैं परेशान हो गया। बट इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसको आप लगाओ, एकदम राजा बन के गेम खेलो, सारे गेम्स में चलेगा ये। इसमें जो एक्स इनपुट है सारे ही मॉडर्न टाइटल में सपोर्ट करता है। कुछ पुराने टाइटल्स हैं पीसी के जिसमें एक्स इनपुट नहीं लेता, डी इनपुट लेता है, वो भी इसमें है। यदि आपको डी इनपुट चालू करना है तो आप होम बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए, इसमें जो ऊपर 4 एलईडी देखने आपको मिल रही हैं, जब डी इनपुट चालू होता है तो 2 एलईडी चालू हो जाती है। बाय डिफॉल्ट इसमें एक्स इनपुट चालू होता है और एक ही एलईडी चलती है। इसी की तरह यदि आपको इसको चालू करना हो तो बस आप एक बार होम बटन दबा दीजिए। इसका यदि कंट्रोलर पीसी में या एंड्रॉयड में लगा हुआ है तो चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ही पेयर हो जाएगा। यदि आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और उसी के साथ यदि आपको इसको बंद करना है, मैनुअली बंद करना है, तो आप इसको ये लेफ्ट वाली जो जॉयस्टिक है उसको दबाइए और बैक की बटन को दबा दीजिए, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। आपको मैं मैनुअल दिखा रहा हूँ, आप उसे पढ़ के और इजीली इसके अलग फीचर्स और भी देख सकते हैं इन डेप्थ। तो इस तरीके से इसे बंद चालू किया जा सकता है। दूसरी बात, कंपैटिबिलिटी तो उसकी कंप्लीट है, पीसी में सारे गेम्स ये चला देगा, कोई इशू नहीं है। आपके पास ये रिमोट है और पीसी में एक गेम है जो चले ना, संभव ही नहीं है, सारे गेम ये चला देगा। दूसरी चीज़ जो इसका बहुत बड़ा इशू जो कि आपको देखना पड़ेगा, जो कि आपको देखने मिलेगा वायरलेस मॉडल के साथ, वो ये है, सपोज करो आपने डोंगल अपने पीसी में लगा रखा है, आपके पीसी को हर टाइम लगेगा कि एक गेम पैड आपके पीसी से कनेक्टेड है, भले ये बंद हो या चालू हो वो मैटर नहीं करता, आपके पीसी को हमेशा लगेगा कि ये गेम पैड उससे कनेक्टेड है। कुछ गेम्स क्या होते हैं, जब वो चालू होते हैं तब चालू होने के पहले ही पीसी में गेम पैड लगा होना जरूरी है, जैसे GTA 5। यदि आपने GTA 5 चालू कर दिया, आपको याद आया अरे हमें तो इसे गेम पैड के साथ खेलना है, बीच गेम में आप गेम पैड लगाओगे गेम नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। जबकि यदि वायरलेस डोंगल तो पीसी में हमेशा लगा रहता है, कोई एक्स्ट्रा पावर भी नहीं लेता, केबल्स का भी झंझट नहीं है, तो पीसी को हमेशा लगेगा कि उसके साथ वायरलेस डोंगल लगा है। तो ऐसे में किसी भी गेम को आप चालू कर लो, यदि भूल भी गए गेम पैड कनेक्ट करना, बस आपको इसको चालू करना है और वो तो पेयर है ही पीसी में। जैसे ही हम इसे चालू करते हैं 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के अंदर पीसी से कनेक्शन कर लेता है और आप अपना गेम किसी भी बीच गेम में इसको चालू कर सकते हो। इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि यदि आप अपने कमरे से दूर भी चले गए, इसका कनेक्शन ड्रॉप हो गया,
तो भी जब आप वापस आओगे और कनेक्शन रीस्टैब्लिश होगा, आप अपना गेम कंटिन्यू कर पाओगे। कनेक्शन कब ड्रॉप होता है, इसकी कितनी रेंज है, वो हम आगे इसकी वायरलेस वाले जो मॉड्यूल रहेगा इस वीडियो का उसमें डिस्कस करेंगे। बट ये स्पूफिंग का फीचर बहुत अच्छा है, ये हर टाइम आपके पीसी को ये बता के रखता है कि जो डोंगल, ये जो गेम पैड है वो कनेक्टेड है। तो ये वाला स्पूफिंग का इशू इसमें बिल्कुल, स्पूफिंग का जो फीचर है बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके वायरलेस फंक्शन की। तो ये इजीली, जैसा मैंने बताया, यदि ये बंद है तो चालू होने के विदिन 1 to 2 सेकेंड्स में अपना जो डोंगल है उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। वायरलेस में जो लेटेंसी लोगों को लगता है क्या होगी, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव गेम जो कि रेसिंग वगैरह होते हैं जिसमें तुरंत कमांड जाना ज़रूरी है अपने इजी एग्जीक्यूशन के लिए, परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, उसमें भी मुझे लेटेंसी अपने से तो समझ में नहीं आई। मेरा भाई जो कि पबजी का बहुत ही हार्डकोर प्लेयर है, इवन उसके एशिया में रैंक्स भी आती हैं, वो भी पीसी गेम्स में नहीं बता पाया इसकी लेटेंसी। हमने इसके जो डोंगल है उसको यूएसबी हब में भी लगाया कि कुछ लेटेंसी शायद इंट्रोड्यूस हो, बट यूएसबी हब में लगाने के बाद भी लेटेंसी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इसी के साथ हमने डोंगल पीसी के पीछे भी लगाया जो कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है, उसके बाद भी हमें कोई भी लेटेंसी समझ में नहीं आई। जब वो पीसी के पीछे लगा हुआ था, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं था, तो कनेक्शन भी इसमें ड्रॉप नहीं होते हैं। यदि इसका डोंगल आप अपने हॉल में लगा लेते हैं, पीसी या कंप्यूटर आपका यदि हॉल में रखा हुआ है, तो भी आप अपने हॉल में घूम घूम कर गेमिंग कर पाएंगे वायरलेस होने के कारण, और हॉल में घूमने के बाद भी इसका कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता है। तो इस तरीके का आपको इसमें 8 to 10 मीटर्स की आपको इसमें रेंज देखने मिल जाती है और आप इसे घूम घूम कर भी यूज़ कर पाएंगे। अब बात की जाए इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो देखो भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, पीसी में तो ये आपको एक गेम नहीं मिलेगा जो इससे कंपैटिबल ना हो। बहुत पुराने यदि विंडोज़ 98 के कोई बाबा आदम के ज़माने के गेम ना चलें तो वो एक अलग बात है, बाकी सारे मॉडर्न डिसेंट टाइटल्स, इवन एक्सपी के टाइम के गेम्स आपको आराम से चल जाएंगे। सो कंपैटिबिलिटी का पीसी में तो कोई इशू नहीं है। ये 2 मोड सपोर्ट करता है, पहला एक्स इनपुट, दूसरा डी इनपुट। डी इनपुट आपको PS3 में भी आप इसको चला पाओगे, और एंड्रॉयड में भी कुछ गेम्स हैं जो कि डी इनपुट को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ गेम्स आपको इसका डोंगल लगाना पड़ेगा OTG की हेल्प से अपने एंड्रॉयड में। जैसे कि EA का रियल रेस है वो सपोर्ट करता है इसे, लेकिन कुछ एंड्रॉयड में गेम्स होते हैं जैसे कि COD, वो ब्लूटूथ वाले गेम पैड से चलता है, और वो वाले गेम पैड आते हैं एंड्रॉयड अपने मोबाइल को फिट कर सके, वैसा उसमें स्टैंड भी आता है, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए बने होते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा आप ऐसे कौन से गेम्स हैं जो कि खेलना चाहते हैं। यदि आप रेसिंग गेम्स खेलना चाहते हैं जो डी इनपुट को सपोर्ट करते हैं तो ये आपके पूरी तरीके से काम आएगा। लेकिन यदि आपको एंड्रॉयड में गेमिंग कर रहे हो और ऐसे गेम्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि डी इनपुट नहीं लेता है, तो ये आप मत लीजिए। पीसी की गेमिंग के लिए आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं, पीसी के सारे गेम्स में ये कंपैटिबल है। सो इस तरीके की इसकी कंपैटिबिलिटी हमें देखने मिलेगी। इसी के साथ हमें इसमें देखने मिलता है वाइब्रेशन की 2 मोटर्स यहाँ और यहाँ पर लगी हुई, जो कि स्टैंडर्ड है। जिस भी गेम पैड में रंबल फीचर दिया जाता है वाइब्रेशन का, यहाँ पर उसमें मोटर्स दी जाती हैं। इसके वाइब्रेशन की मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। इसमें जो वाइब्रेशन की क्वालिटी यदि मैं बताऊँ तो यदि आपने आईफोन चलाया होगा और एंड्रॉयड चलाया होगा, आईफोन में लगा होता है टैप्टिक इंजन, तो उसकी जो वाइब्रेशन की फील आती है वो एक डिफरेंट ही होती है। तो उस तरीके से हम वाइब्रेशन की क्वालिटी को थोड़ा डिटरमिन कर सकते हैं। उसी हिसाब से इसकी वाइब्रेशन की क्वालिटी मुझे उतनी प्रीमियम टाइप की नहीं लगी। उसी के साथ इसमें जो बटन्स दी गई हैं, 2 गेम पैड मैंने इसके यूज़ किए हैं, एक अपने लिए और अपने फ्रेंड के लिए लिया था, मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ। सो जो उसका वाला गेम पैड था वो वाइब्रेशन जब उसमें हो रहा था तो ये बटन्स जो थी आवाज़ कर रही थी। इस वाले में तो नहीं हो रहा लेकिन उसमें हो रहा था, तो क्वालिटी कंट्रोल का भी इधर इशू है। वो आवाज़ जो इसमें आती है इसमें भी आ रही है, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि रूम में अलग लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, बट उनका नोटिस तो खींच लेगी इधर, इतनी आवाज़ है। इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है जैसे कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड को यूज़ करने में, बट फिर भी आवाज़ आती है इसमें रंबल फीचर यूज़ होने में। यदि हम वाइब्रेशन की ही बात करें तो हम आगे चलते हैं इसी सेगमेंट में बैटरी की तरफ। किसी भी वायरलेस जो डिवाइस होता है उसमें बैटरी बहुत बड़ा फीचर होती है। इसमें बताया गया है कि आपको 400 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि करीब आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी। मैंने इसे टेस्ट किया है। मेरा जो यूज़ केस सिनेरियो है GTA 5, जिसमें आप यदि रेसिंग वगैरह करेंगे तो आपको इसमें वाइब्रेशन देखने मिलेगा। वाइब्रेशन की इसमें एक और बात यह है कि आप इसका वाइब्रेशन किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते। सेटिंग में या किसी भी ड्राइवर में कहीं जाके किसी भी सेटिंग में आप इसका वाइब्रेशन ऐसा बंद नहीं कर सकते कि हमें तो बैटरी चाहिए भैया, वाइब्रेशन हमें चाहिए नहीं, हमारा गेम पैड है चला दो 12 घंटे, तो हमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। GTA 5 मैंने जो खेला है वो मैंने 1 से 1.25 घंटे करीब खेला है, 1 हफ्ते के लिए, बिना इसको बीच में चार्ज किए।
तो इस तरीके का आपको इसमें बैकअप देखने मिल जाएगा और स्टैंड बाय इस तरीके का है। यदि हम और बैटरी की आगे बात करें तो इसको यदि आप बैटरी जब चार्ज करते हैं तब इसमें जो फ्रंट की एलईडी है वो ग्लो करती है, और जब आप बैटरी इसकी फुल चार्ज हो जाएगी तब वो सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, कोई भी लाइट चालू नहीं रहेगी, तब आपको पता चलेगा इसकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। जब इसकी बैटरी टोटल डिस्चार्ज हो जाती है तब यदि आप इसको यूज करते रहेंगे तब ये चारों लाइट रैपिडली ग्लो करेंगी, तब आपको समझ में आएगा इसकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो चुकी है। उस टाइम यदि आप गेम खेलते रहेंगे तो आपका गेम का कनेक्शन ड्रॉप होगा और वापस कनेक्शन रीस्टेब्लिश होकर चलने लगेगा, मतलब बीच में कनेक्शन ड्रॉप होता रहेगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी अब डाउन हो चुकी है, जो कि खराब बात है। इसकी परफॉर्मेंस जब बैटरी डाउन होती है तब कंसिस्टेंट नहीं है। तीसरी बात इसकी बैटरी की, जब इसकी बैटरी डाउन होती है तब इसमें हमें फुल डाउन होने पे ही इंडिकेशन मिलता है, बीच में हम किसी भी तरह ये पता नहीं लगा सकते कि इसकी बैटरी का परसेंटेज कितना है, जितना हम अपने मोबाइल्स या ब्लूटूथ ईयरफोन्स वगैरह में लगा पाते हैं। इसकी बैटरी जब टोटल डाउन हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा। सो इस तरीके का इसमें बैटरी इंडिकेशन बहुत ही खराब मुझे लगा। बैटरी की बात करते करते आपको इसमें डिसेंट सा बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा, और यदि आप बैटरी की एंग्जाइटी आप में ज़्यादा है तो आप इसका वायर्ड वाला भी ले सकते हैं, उसमें बैटरी का कोई भी इशू नहीं है। बट बैटरी वाले वो डिवाइस मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जिनको आप चार्ज करते करते यूज़ कर लें, जैसा कि बोट रॉकर्स 400 एक ऐसा हेडफोन है जो कि चार्ज होते होते चलता रहता है, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वायर्ड मोड में आप उसे चला रहे हो। इसे भी हम यदि चार्ज करते करते चलाना चाहें तो चला सकते हैं, और उसी के साथ साथ जब हम इसे यूज़ करते हैं तो उस तरीके का दिखता है जैसे कि हम एक वायर्ड गेम पैड यूज़ कर रहे हो। सो वैसा भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि बैटरी की बात करते करते कुछ इसके कॉन्स बीच में निकल आए, तो अब हम मूव करते हैं इसके कॉन्स के सेगमेंट की तरफ। अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब हम इसमें जो कॉन्स सबसे पहला जो देखने मिलता है बैटरी का तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा ये कि इसमें टर्बो बटन नहीं है। सपोज करो एक ऐसा गेम है जिसमें आपको एक बटन कई बार मल्टीपल टाइम प्रेस करनी है, जैसे किसी को पंच करते टाइम एकदम कुचर देना है उसको मार के। सो ऐसे में वो बटन जो आपको मल्टीपल टाइम प्रेस करनी है, या तो आप उसे मैनुअल प्रेस करो या टर्बो की बटन दबा के उस बटन को दबा दो, तो वो मल्टीपल टाइम प्रेस होती रहेगी, वो कमांड उसमें जाती रहेगी। ये होता है टर्बो वाला फीचर, ये हमें इसमें देखने नहीं मिलता। इवन 400 रुपीज़ में आने वाले इस QHMPL के गेम पैड में हमें वो देखने मिलता है, और इसका जो कंपेटिटर्स हैं कॉस्मिक बाइट नेबुला और रेडगियर प्रो, इन दोनों में ही हमें टर्बो बटन देखने मिलती है जो कि इसमें नहीं मिलती। इसी तरह हम इसे कंपेयर करेंगे, जो इसके कॉन्स हैं ऐसा कंपैरिजन निकालेंगे, क्योंकि यदि आप गेम पैड ले रहे हैं तो आपने सिमिलर प्राइस के दूसरे भी देखे होंगे गेम पैड, जो कि मैंने आपको बताया कॉस्मिक बाइट नेबुला और रेडगियर प्रो। रेडगियर प्रो और कॉस्मिक बाइट नेबुला दोनों ही इससे प्राइस में ज़्यादा आते हैं, तो इसका प्राइस तो कम है। मेजर जो होते हैं कोर फीचर्स आपको सारे ही मिल जाएंगे, आपको लगेगा नहीं आप कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हो किसी गेम में। यदि आपको, और जो मैं कॉन्स बताता जा रहा हूँ उसमें कोई चीज़ यदि आपको डील ब्रेकर लगे सो डेफिनेटली आप रेडगियर प्रो या कॉस्मिक बाइट नेबुला को ले सकते हो। जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ इसमें नहीं है और आपको वही वाले चाहिए, सो वो वाले भी आप ले सकते हो। इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, यदि आप उससे परचेस करोगे तो आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा तो नहीं देना पड़ेगा, बट इस चैनल की हेल्प हो जाएगी। यूट्यूब में सर्वाइव करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सो प्लीज़ आई विल अप्रिशिएट यू बाइंग फ्रॉम माई लिंक। सो अब इसे हम कंपेयर करते हैं कॉन्स में। पहला इसमें जो दी नहीं गई है टर्बो की बटन। दूसरी बात की जाए बैटरी की, हाँ बैटरी में हम फिर वापस आ गए। बैटरी की बात की जाए तो इसमें दी गई है 400 mAh की बैटरी। हमें कॉस्मिक बाइट नेबुला में देखने मिलती है 600 mAh की बैटरी, जो कि उन्होंने बताई है, और वो 12 आवर्स का गेम प्ले बताते हैं, ये 8 आवर्स का गेम प्ले आपको बताते हैं। वो उसकी बैटरी 50% एक्स्ट्रा है। सो या तो उसकी बैटरी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा बैटरी आपको दी गई है, और ओवरऑल ज़्यादा बैकअप भी वो बताते हैं। जो रेडगियर प्रो हमें देखने मिलता है वो बताते नहीं कि उसकी बैटरी कितनी दी गई है, बट ईजिली उसमें भी लोगों को 10 आवर्स का बैकअप देखने मिल रहा है। इसमें अगला फीचर जो है ABXY की इसमें जो बटन दी गई हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं, और इस पूरे ही गेम पैड में वही ये कलरफुल चीज़ें हैं, बट इसमें हमें बैकलाइट देखने नहीं मिलती। यदि आप इसे डार्क में चलाएंगे तो ये किसी भी तरीके से गेम पैड ग्लो नहीं करेगा, बस इसमें जो 4 LED दी गई हैं वही चीज़ें हैं जो कि ग्लो करने वाली हैं। जबकि कॉस्मिक बाइट नेबुला में जो कॉस्मिक बाइट नेबुला है उसमें ABXY ग्लो करती हैं, रेडगियर में भी ग्लो करती हैं, और कॉस्मिक बाइट नेबुला की रेडगियर से ज़्यादा ग्लो करती हैं। इसमें वो चीज़ ग्लो करने का फीचर है ही नहीं। तीसरा जो कंपेरिजन है एक्स्ट्रा पेरिफेरल का, तो मैंने बताया कि इसमें साथ में हमें मिलता है एक डोंगल वायरलेस वाले में, और आपको मिलती है चार्जिंग के लिए एक केबल। जबकि कॉस्मिक बाइट में हमें देखने मिलती है एक्स्ट्रा USB डोंगल, जो कि USB OTG वाला डोंगल, जो कि एक डील ब्रेकर तो नहीं है, बट हाँ रेडगियर में आपको देखने मिलते हैं 2 वायरलेस डोंगल। ये डोंगल्स इतने छोटे होते हैं
कि इजीली लॉस्ट हो सकते हैं। रेड गियर हमें 2 देता है, इसमें हमें 1 ही देखने मिलते हैं। सो जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फीचर इसके बताए एज अ कॉन, क्योंकि ये प्राइस सिमिलरली इनका होता है, 300-400 रुपए एक्स्ट्रा में आपको देखने मिल जाएंगे अलग इसके कंपेटिटर्स। सो ईजिली आप उन वाले को भी ले सकते हैं। मैंने कॉन्स में इसीलिए रख दिया है कि आप इसे कंपेयर कर सकें, बट ये इसका इनहेरेंटली कॉन नहीं है क्योंकि ये उसका प्राइस उन वालों से सबसे कम रहा है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। यदि आपको गेम पैड लेना रहा तो आपके लिए मैंने कुछ मदद की होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। आपको कोई भी कमेंट्स दी हो, यदि आप इसे चला रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मेरे से ज़्यादा देर से चला रहे हैं, यदि किसी तरीके से ख़राब हो गया है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, बाकी लोगों की हेल्प होगी। कॉस्मिक बाइट या रेड गियर भी आप चला रहे हैं और आपको ये क्यों लेना है वो भी चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इससे अगेन बाकी लोगों को हेल्प होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे होपफुली अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।